द्वितीय वर्ष विज्ञान के सभी बच्चों का पुनः स्वागत हमारे भौतिक रसायन की क्लास में है। बच्चों, हमने पिछली 2 कक्षाओं में जो वीडियो लेक्चर अपन ने हुए थे उसके अंदर हमने जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में समझा था, पढ़ा था। और उसके साथ साथ बच्चों अपन ने ये भी देखा था, सेकंड जो वीडियो लेक्चर हुआ था पिछला, उसके अंदर ये देखा था कि जूल थॉमसन प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ा और फिर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को भी समझा था। अब जूल थॉमसन प्रभाव और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। आज जो वीडियो लेंगे हम वो जूल थॉमसन प्रभाव की थ्योरी लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन प्रभाव का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत पे ये काम करता है तो वो हम आज ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको इस पर आगे बढ़ने के पहले। देखो बच्चों, जो जूल थॉमसन प्रभाव में हमने पढ़ा था कि इसमें एक ताप रोधित कांच की नलिका होती है और उस नलिका के बीचों बीच में एक सरंध्र डार्ट यानी कि पोरस प्लग लगा रहता है। तो इस कारण से इसके अंदर 2 तरह के चैम्बर बन जाते हैं, कक्ष बन जाते हैं, बाईं ओर का कक्ष, दाईं ओर का कक्ष। बाईं ओर के कक्ष में और दाईं ओर कक्ष दोनों की तरफ पिस्टन लगे होते हैं जो कि बाहरी घर्षण रहित होते हैं। बाईं ओर के कक्ष में गैस भरी हुई रहती है जिसका दाब, आयतन और ताप क्रमशः P1, V1 और T1 होता है। और फिर जब गैस बाएं कक्ष से दाएं कक्ष में प्रसारित होती हैं, जो कि एडियाबैटिक कंडीशन में होती हैं, क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड ट्यूब हैं, ये रुद्धोष्म प्रकार से प्रसरण हो रहा है। तो प्रसारित होने के बाद में दाएं कक्ष में गैस का दाब, आयतन और ताप क्रमशः P2, V2 और T1 है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो हम देखें कि प्रयोग के दौरान, प्रयोग कौन सा? जूल थॉमसन प्रयोग। प्रयोग के दौरान यह परीक्षित हुआ था, यह ऑब्जर्व्ड हुआ था कि T2 इज लेस देन T1। एक्सपेरिमेंट जो जूल थॉमसन किया गया उसके दौरान उसके समय ये ज्ञात हुआ, ये पता चला कि T2 है वो T1 से कम है। अर्थात गैस के प्रसरित होने पर गैस का ताप गैस के प्रसरण से पूर्व के ताप से कम होता है, यानी कि बाईं ओर के कक्ष में जो ताप है वो ज़्यादा होगा और दाईं ओर के कक्ष में ताप, जो कि प्रसरण के बाद गैस आई है, तो कम होगा। तो प्रयोग के दौरान ये पता चला कि T2 जो है T1 से कम है, T2 इज लेस देन T1। अतः तो क्या होगा? नंबर 1, बाएं कक्ष में गैस पर किया गया कार्य, बाएं कक्ष में गैस पर किया गया कार्य। सो वर्क डन ऑन द गैस इन द लेफ्ट हैंड साइड चैम्बर, इट इज W1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू 0 P1 इंटू DV आयतन में परिवर्तन, PV दाब है और ये वर्क हमने पहले पढ़ लिया था, उसी के अनुसार निकाला गया है। सो W1 इज इक्वल टू माइनस P1 V1। इसी तरह से B, दाएं कक्ष में गैस द्वारा किया गया कार्य, राइट हैंड साइड चैम्बर में किया गया कार्य। सो W2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू V2, तो P2 इंटू DV एंड दैट इज इक्वल टू P2V2। तो इस प्रकार से हमने जो है इसके अंदर दोनों ही कक्षों में किया गया कार्य निकाला, देखा है, जो कि ये हैं जो वर्क है वो लेफ्ट हैंड साइड चैम्बर के अंदर और ये राइट हैंड साइड चैम्बर में प्रसरण के बाद में। तो कुल कार्य, टोटल वर्क जो है कितना आता? निकाय में, तंत्र में हुआ कुल कार्य क्या हो गया? कुल कार्य दैट इज W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। टोटल कार्य कितना होगा कि बाईं ओर कक्ष में किया गया कार्य तथा दाएं कक्ष में किए गए कार्य की योग कर दो। सो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसमें कि W1 की जगह हम लिखेंगे माइनस P1 V1 और W2 की जगह लिखे P2 V2। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे और फिर यहाँ पे दोनों लिख दिया। सो W इज इक्वल टू माइनस P1 V1 प्लस P2 V2 एंड W इज इक्वल टू, देयरफॉर W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
चूंकि प्रसरण रुद्धोष्म प्रक्रम से होता है, इसलिए चूंकि प्रसरण मैंने पहले ही कहा एडियाबेटिक कंडीशन में होता है प्रसरण, तो रुद्धोष्म हो रहा है, इसलिए Q इज इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि Q इसमें 0 होगा। क्यों होगा? कि प्रसरण रुद्धोष्म प्रकार से किया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। चूंकि प्रसरण रुद्धोष्म प्रकार से हो रहा है, इसलिए Q इज इक्वल टू 0, यानी हीट 0 हो गई। हीट न तो उस नलिका में, तो अप्रोदित नलिका में प्रवेश कर रही है, न ही बाहर निकल रही है। अतएव ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार, तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, एंड क्यू जो है वो इसमें 0 है, शून्य है, क्यू इक्वल टू 0। तो समीकरण क्या बन गई? देयरफॉर डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। समीकरण 1 हो गई हमारी ये देखिए क्यों हुआ? Q इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया तो ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई, जिसको समीकरण नंबर 1 हमने नाम दिया। अब चूंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है डेल्टा ई कहलाता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। अंतिम अवस्था में ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा, तो डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1। अब समीकरण नंबर 1 में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एवं कुल कार्य के मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 जो है उसके अंदर क्या करेंगे हम? एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि ये वाला मान, और कुल कार्य का मान जो W हमने निकाला था, W था P2V2 माइनस P1V1। तो मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 है डेल्टा ई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। सो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई की जगह लिखेंगे हम E2 माइनस E1, ये वाला मान। तो ये देखिए ये E2 माइनस E1 आ गया, इज इक्वल टू W का मान लिखो माइनस विद इन ब्रैकेट P2V2 माइनस P1V1। ये W का मान आ गया टोटल वर्क का, इस जो प्रक्रम में पूरा हुआ। Therefore we can write E2 minus E1 is equal to minus P2V2 plus P1V1। ब्रैकेट को खोल दिया हमने, तो हमारे पास में ये वाली समीकरण आ गई। Therefore we can also write, अब हम ये समीकरण आ जाएगी, we can write E2 plus P2V2। P2V2 को ब्रैकेट के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो E2 प्लस P2V2 एंड E1 प्लस P1, ये समीकरण मिल गई हमको अब। ठीक है, और आप जानते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस P2V2 प्लस P1V1। देयरफॉर इक्वेशन कैन बी रिटन एज E2 प्लस P2V2 इज इक्वल टू E1 प्लस P1V1। अब आप जानते हैं चूंकि H इक्वल टू E प्लस PV होता है, H इक्वल टू क्या होता है? E प्लस PV, ये हमने एंथैल्पी में पढ़ा था। एंथैल्पी H इज इक्वल टू क्या होता है? E प्लस PV। तो यहाँ पे और यहाँ पे E2 प्लस P2V2 की जगह आ गया H2, और E1 प्लस P1V1 की जगह क्या आ गया? H1। सो देयरफॉर H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0। H1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, सो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0। हेंस डेल्टा H इक्वल टू 0, इसलिए डेल्टा H इक्वल टू 0 हो गया। और यही जूल थॉमसन के प्रभाव के लिए जो हम थ्योरी देख रहे थे वो हैं। अतः हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, निष्कर्ष क्या निकालेंगे? अतः सरंध्र डाट में से किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसरण होने पर तंत्र अथवा निकाय की एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। हेंस सरंध्र डाट में से किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसरण होने पर निकाय या तंत्र की एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। सो द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम
remains unchanged on the adiabatic expansion of the gas from porous plug. The enthalpy of the system remains unchanged on when on the adiabatic expansion of the gas from the porous plug. And this is the theory of the Joule-Thomson effect. डेल्टा E इक्वल टू 0, यही थ्योरी है. सो धन्यवाद, थैंक यू.